वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। संस्कृत शिक्षण की इस कक्षा में आज आप प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे जो सीटेट 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जुलाई 2019 का है और इसमें गद्यांश और शिक्षण इन दोनों के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुल मिलाकर टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानां विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचितं उत्तरं चित्वा लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और प्रश्नों के विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः मतलब बहुविकल्पीय उत्तरम चित्वा लिखत, उत्तरों को लिखिए। उसमें से जो सबसे उपयुक्त है उचितम उत्तरम, जो उचित उत्तर है उसको देखकर लिखिए। पुरा वृत्तासुरः देवान् वृषं पीडयत्, इंद्रादयः देवाः प्रजापतिम् उपागच्छन्। अतीत में वृत्तासुर नामक एक राक्षस ने देवान् वृषं पीडयत्, देवताओं को बहुत पीड़ा दी थी। वृषम पीड़ित मतलब बहुत ही पीड़ा दी थी। इंद्रादयः देवाः प्रजापतिम् उपागच्छन्, इंद्र और देवता प्रजापतिम् उपागच्छन्, इंद्र और सभी देवता प्रजापति दक्ष के पास पहुँचे। तान् प्रजापति आगमनस्य कारणम् अपृच्छत्, देवाः अवदन्। तब प्रजापति ने आगमनस्य कारणम अपेक्षत, उनसे उनके आने का कारण पूछा कि वो क्यों आए हैं। देवाः अवदन्, तब देवताओं ने कहा, प्रभु वृत्तासुरा अस्मान् पीडयत्, वृत्तासुर हमें सता रहा है, हमें पीड़ा दे रहा है। तस्य शक्तेः सक्षमं वयं स्थातुं न शक्नुमः, हम उस शक्ति के सामने टिक नहीं सकते हैं। मतलब वो इतना बलशाली है कि हम वहाँ टिक नहीं सकते हैं। प्रजापतिः अमृत हरिः एव अस्मान् रक्षितुं समर्थः, विधाता ने मतलब प्रजापति ने कहा कि केवल हरि ही हमारी रक्षा करने में सक्षम है। अमृत हरि एव अस्मान् रक्षितुं समर्था, केवल हरि ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तमेव शरणं गच्छामः, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। तमेव शरणं गच्छामः, आइए हम उन्हीं की शरण में चलें। देवैः साकं वैकुण्ठं गत्वा प्रजापतिः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्। सृष्टिकर्ता देवताओं के साथ देवैः साकं वैकुण्ठं गत्वा प्रजापति के साथ सभी देव जो है वो वैकुंठ जाकर सर्वं वृत्तान्तं नवेदयत्, सभी वृत्तांतों को उनके सामने कह दिया। तस्य अस्थिभिः वज्रायुधं घटयत्, तब क्या हुआ, ये सुनकर हरि ने कहा, तत्श्रुत्वा यह सुनकर हरि अकथयत्, हरि ने कहा, भो प्रजापते, हे प्रजापति, देवाः महर्षे ददीचेः अन्तिकं गत्वा तस्मात् अस्थियाचनं कुर्वन्। देवता उन्होंने कहा कि हे सृष्टिकर्ता, हे प्रजापति, देवता जो महर्षि दधीच हैं उनके पास जाएं और उनसे हड्डियों मतलब उनकी अस्थियां मांगे। अंतिकम गत्वा तस्मात् अस्थियाचनम कुर्वन्तु, उनसे उनकी अस्थियों के लिए याचना करें। तस्य अस्थिभिः वज्रायुधं घटयत्, उसी अस्थि से वृत्तासुर को मार सकेंगे। तेन वृत्तासुरम हन्तुम असुरान् जेतुं पारयिष्यत्, मतलब तस्य अस्थिभिः वज्रायुधं घटयत्, उस अस्थि से क्या बनाएंगे, वज्र बनाएंगे।
वज्र घटयत मतलब बनाना, वज्र बनाएंगे। तेन वृत्तासुरम हंतुम असुरान च जेतुम पारिस्यतः, इससे आप वृत्तासुर को मार सकेंगे, राक्षसों पर विजय पा सकेंगे। ततः सर्वे देवाः दधीचे तपोवनम गच्छन्, तब सभी देवता दधीचि महर्षि दधीचि की तपस्या स्थली पर, जहाँ वो तप करते थे, तपोवन, वहाँ पर गए। तस्य तपोवनम कपीनाम क्रीडाभिः हरिणानां विहारैः अलीनां गुंजनैः च रमणीयम् आसीत्। उनके तपोवन में कपि मतलब बंदर, वानरों की क्रीड़ा देखी गई। हरिणा नाम विहारई, हिरण क्या कर रहे थे, मृग विहार कर रहे थे, विचरण कर रहे थे। अली नाम गुंजनई, और गलियों में गुंजन हो रहा था। च रमणीय आसीत, ये सब बहुत ही रमणीय था, सुंदर था। देवा दधीचे आश्रमम प्रविशन, देवताओं ने दधीचि के आश्रम में प्रवेश किया। तत्र ऋषिभिः परिवृत्तम देदीप्यमानम दधीचम अपश्यन्, तब वहाँ दधीचि को ऋषियों से घिरे हुए चमकते हुए देखा गया। तो देखिए ये रहा आपका गद्यांश। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, अस्थिभिः किम घटयत्, अस्थिभिः किम घटयत्, इसका यह अर्थ हुआ कि हड्डियों से क्या बनाएंगे। अस्थिभिः किम घटयत्, हड्डियों से क्या बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गदायुधम होगा, कि गदायुधम, गोलायुधम होगा, कि गुटिकाम होगा, कि वज्रायुधम होगा। तो देखिए उसमें दिया था ना क्वेश्चन में कि इससे क्या करेंगे, अस्थिभिः किम घटयत्, अस्थि से वज्र बनाएंगे। यहाँ पर देखिए तस्य अस्थिभिः वज्रायुधम घटयत्, तो तस्य अस्थिभिः वज्रायुधम, वज्र बनाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वज्रायुधम, इसका राइट आंसर वज्रायुधम हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, वानराणाम इति पदस्य पर्याय शब्दः अत्रानुच्छेदे प्रयुक्तम्। वानराणाम इति पदस्य, वानर इस पद का पर्याय शब्द अत्र अनुच्छेदे प्रयुक्त, जो इस अनुच्छेद में प्रयोग किया गया है, तच्चित्वा लिखित, उसको देख कर लिखिए। तो वानर का क्या होगा, नीचे आएंगे देखेंगे, हरिणा नाम होगा, नदी नाम होगा, अली नाम होगा, कपि नाम होगा। जो इस अनुच्छेद में दिया गया है आपको वही लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि अत्रानुच्छेदे प्रयुक्त है, इस अनुच्छेद में जो प्रयुक्त किया गया हो। तो देखिए नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे, देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है, कहीं दिख रहा है कपि नाम। देखिए यहाँ पर तस्य तपोवनम कपि नाम क्रीडाभिः, देखिए कपि है ना, कपि नाम, तो बंदर जो होता है उसको कपि भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, कपि नाम हो जाएगा। हरिणा मतलब क्या होता है, हिरण होता है, हिरण होता है। नदी का मतलब जानते हैं, नदी होता है। अली मतलब भंवरा, ठीक है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, वृत्तासुरं हन्तुम असुरान च जेतुम पारयिष्यथः इति प्रजापतिकः उक्तवान। मतलब विधाता ने कहा कि वृत्तासुरम हंतुम असुरान च जेतुम पारयिष्यथः, वृत्तासुर को मारने और राक्षसों पर विजय पाने के लिए कौन, मतलब यह बताने के लिए कि वृत्तासुर पर विजय पाई जाए कौन सक्षम है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है कि वृत्तासुर को मारने
और असुरों पर विजय पाने में सक्षम होंगे, ऐसा प्रजापति ने किसे बताया? तो हरि को बताया, वृत्तासुर को बताया, दधीची बताया, ऋषि बताया। ऊपर आएंगे, देखिए पैसेज में देखेंगे, यहाँ पैसेज में दिया है कि प्रभो वित्तासुरास्मान् पीडयत् तस्य शक्ते समक्षम वयं स्थातुं न शक्नुमः। प्रजापति अभड़त हरि एव अस्मान् रक्षितुं समर्थः। प्रजापति ने कहा कि हरि ही एक ऐसे हैं जो हमारी इसमें रक्षा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर है ना हरि, तो देखिए नीचे आएंगे, हो जाएगा इसमें वृत्तासुर, दधीची, ऋषि, नहीं ये सब नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरि ही, मतलब हरि ही एक ऐसे हैं जो हमें इस परिस्थिति से निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवान कह अपीडयत्, देवताओं को कौन पीड़ित किया, किसने पीड़ित किया? कीलनाख्यम नदी, कीलनाख्या नदी, पर्वत शिखर, वृत्तासुर, नींबू वृक्ष। नीम का वृक्ष कि वृत्तासुर ने किया था कि पर्वत शिखर ने किया था कि कीलनाख्या नामक नदी ने किया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए देवान कह पीडयत्। पुरा वृत्तासुरा देवान भृशं पीडयत्। देखिए किसने? वृत्तासुर ने। किसने पीड़ित किया था? देवताओं को वृत्तासुर ने किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृत्तासुरा। इसके बाद देखिए 5th नंबर, तुमुन प्रत्यांत शब्दः का। तुमुन प्रत्यय प्रत्यांत शब्द का किसमें तुमुन प्रत्यय है? सिंहासनम में है, प्रजापति में है, कांडम में है, स्थातुम में है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 5th का राइट आंसर हो जाएगा स्थातुम। स्थातुम में क्या है? तुमुन प्रत्यय है। स्था धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय है। स्था धातु में जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्थातुम हो जाएगा। इसी तरह जो रक्षितुम होता है, रक्षितुम में भी तुमुन है, हंतुम में भी तुमुन है, जेतुम में भी तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ये सब में तुमुन प्रत्यय होगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर, असमर्था इति पदस्य विलोम शब्दानुच्छेदे प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। तो ये जो 6 क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ऐसा कह रहे हैं कि असमर्था इति पदस्य, असमर्था इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्ता तच्चित्वा। असमर्थ का विलोम शब्द जो अनुच्छेद में दिया गया है, पर आएंगे देखेंगे इसमें असमर्था का विलोम शब्द कहाँ दिया गया है? समर्थ कहीं दिख रहा है? असमर्था, क्योंकि असमर्था का विलोम शब्द समर्था हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हरि ऐसे हैं जो समर्थ हैं हमारी रक्षा करने के लिए। तो देखिए अनुच्छेद में दिया हुआ है, तो असमर्था का विलोम शब्द हो जाएगा समर्था। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। असमर्था का राइट आंसर समर्था हो जाएगा विलोम शब्द। इसके बाद देखिए 7 नंबर, अक्त्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत। अक्त्वा प्रत्यय लिखना है इसमें, किसमें अक्त्वा है? श्रुत्वा गंतुम हंतुम जेतुम। तो देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि श्रु प्लस अक्त्वा श्रुत्वा हो जाएगा। ठीक है, इसमें अक्त्वा लगा है।
गंतुम में क्या है, गम धन तुम उन प्रत्यय, तुम उन प्रत्यय। इसी तरह हंतुम में भी है और जेतुम में जी प्लस तुम उन प्रत्यय है। ठीक है, तो ये सब में तुम उन हो जाएगा, केवल फर्स्ट जो है उसमें हो जाएगा श्रुता, उसमें अक्त्वा प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिए 8वां, प्रवेशम कृतवन्तः इति पदस्य पर्याय शब्दः अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तच्चित्वा लिखत। प्रवेशम कृतवन्तः प्रवेश किया, इति पदस्य इस पद के जो पर्याय शब्द हैं जो अनुच्छेद में दिया गया है उसको लिखना है देखकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राविशन। ठीक है, प्राविशन, इसका जो राइट आंसर अनुच्छेद में दिया हुआ है प्राविशन हो जाएगा। तो प्राविशन। इसके बाद देखिए अपतम क्या है, लंग लकार भूतकाल उत्तम पुरुष अपतम। नंबर का क्वेश्चन देखिए, देवाः कै प्रवृत्तम दे दीप्यमानम दधीचिम अपश्यन। देवताओं ने यह कहा कि देव जो दधीची हैं वो देवता दधीची जो हैं वो सबके चारों ओर से घिरे हुए हैं और दे दीप्यमान प्रकाशमान हो रहे हैं। किससे घिरे हुए प्रकाशमान हो रहे हैं महर्षि दधीच? जल से, अग्नि से, फलई से, ऋषि भी, मतलब कौन उनके आसपास घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जब नीचे ऊपर आएंगे पैसेज में देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है ऋषि भी, ऋषि भी। देखिए यहाँ पर ऋषि भी किससे घिरे हुए हैं, ऋषियों से घिरे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऋषियों से घिरे हुए हैं। इसके बाद देखिए 9 हो गया। अभी इसमें कुछ श्लोक दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। तो अन्नदानम तत् अन्नदानात् परम दानम विद्यादानात् विद्यादानमतः परम अन्नेन क्षणिकः तृप्तिः यावज्जीवनं च विद्यया। भोजन देने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दान मता परम, और विद्यादान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अन्नेन क्षणिका तृप्ति यावत जीवनम च विद्या, लेकिन जो अन्न होता है वो क्षणिक थोड़े समय के लिए तृप्ति देता है, संतुष्टि देता है, लेकिन विद्या जो होती है वो आजीवन संतुष्टि देती है। पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम, पुस्तक में जो विद्या होती है वो किसी और के हाथ में चली जाती है तो धन के समान हो जाती है। कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम, लेकिन जब विपत्ति का समय आता है, कार्य करने का समय आता है तो उस समय न विद्या काम आती है न धन काम आता है। अधमा धनम इच्छन्ति, अधमा धनम न इच्छन्ति धन मानो च मध्यमा, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। नीचे वाले जो होते हैं वो धन चाहते हैं, धन मानो जो मध्यमा, और मध्यम जो वर्ग के लोग होते हैं वो भी धन चाहते हैं। बीच वर्ग के जो लोग होते हैं, उत्तमा जो उत्तम लोग होते हैं, मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, लेकिन जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम, सम्मान की सबसे बड़ी इच्छा करते हैं क्योंकि उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन होता है, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं। साक्षरम पुरुषम दृष्ट्वा यो नरो नाभिमन्यते बलिवर्द समो लोके खुरशृंग विवर्जिता। जो लोग साक्षर होते हैं, कोई भी उसे देखकर यह नहीं सोचता कि वह एक पढ़ा लिखा आदमी है। साक्षरम पुरुषम दृष्ट्वा, साक्षर पुरुष को देखकर यो नरो नाभिमन्यते, कोई भी यह नहीं समझता है कि वो पढ़ा लिखा है। बलिवर्द समो लोके खुरशृंग विवर्जिता, वह इस संसार में बलिवर्दा के समान होता है और खुर तथा श्रृंगों
से रहित है। ठीक है, साक्षर जो व्यक्ति होते हैं उनको देखकर कोई ये नहीं कहता है कि ये व्यक्ति जो है वो पढ़ा लिखा है। बलिवर्द, वो बलि के बकरे के समान होता है। लोके खुरशृंगा, जो बिना खुर और सींग के हैं। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा दीपो दिवापि च। समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, वृथा दानम समर्थस्य, वृथा वृष्टि समुद्रस्य। समुद्र में व्यर्थ की वर्षा जो है, वर्षा जब होती है तो व्यर्थ है। वृथा तृप्तस्य भोजनम, और तृप्त व्यक्ति को भोजन कराने का कोई मतलब नहीं, वो भी व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थस्य, और जो समर्थ व्यक्ति है उसको दान देने का कोई अर्थ नहीं। वृथा दीपो दिवापि च, और जहाँ पर दीप प्रज्वलित है वहाँ पर दिया जलाने का कोई मतलब, जहाँ पर प्रकाश है वहाँ दीपक जलाने का कोई मतलब नहीं है। यस्मिन् देशे न सम्मानो, यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न च बान्धवः न च विद्यागमः कश्चित् न तंत्र दिवसवसेत्। जिस देश में सम्मान न हो, प्यार न हो, यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर्न न बान्धवा, जहाँ दोस्त न हो, प्यार न हो, सम्मान न हो, न च विद्यागमः कश्चित् न तंत्र दिवसवसेत्, न ही किसी को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वहाँ पर, और न ही तंत्र दिवस पर निवास करना चाहिए। तो ये हो गया इसकी व्याख्या। अब देखिए, सागरेषु इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम। सागर के लिए क्या पर्याय शब्द प्रयोग किया गया है? विहगेषु, सिंहेषु, या फिर समुद्रेषु, या फिर अरण्येषु। तो देखिए इसमें सागर के लिए ये देखिए समुद्रेषु, सागर समुद्र सब एक ही है, पर्यायवाची है। राइट आंसर हो जाएगा समुद्रेषु। ठीक है। विहग मतलब जानते हैं, पक्षी होता है, विहग पक्षी होता है। खग, ठीक है, खगेशु हो जाएगा इसका पर्यायवाची। सिंहेशु का केसरीशु हो जाएगा, इसको पर्यायवाची। सिंह शेर हो गया, केसरी मतलब भी शेर होता है। अरण्येषु, वनेषु, वनेषु हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें कुछ शब्द हैं। वृथा का मतलब होता है व्यर्थ में, कोई चीज़ व्यर्थ में। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा। ये कुछ शब्द हैं, इनके अर्थ आप जान लीजिए। 11 नंबर, अपमानः इति पदस्य विलोम शब्दः श्लोके प्रयुक्तः। अपमान के लिए इसमें जो प्रयुक्त किया गया है वो क्या होगा? जलपानम होगा। अपमान के लिए जलपानम प्रयोग किया गया है, भोजनम, पानः, या फिर सम्मानः। तो देखिए मानः, सम्मानः प्रयोग किया गया है इसमें, जहाँ पर सम्मान नहीं किया जाता है। अभी बताया गया ना आपको। जहाँ पर मान नहीं, उत्तम मान नहीं, मान का मतलब सम्मान, तो यहाँ पे सम्मान जो है देखिए नीचे, यहाँ सम्मानो, यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिर् न बांधवा, तो यहाँ पर सम्मान। क्वेश्चन में आएंगे अपमान के प्रति पदस्य विलोम शब्द। अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा। पान का मतलब क्या होता है? सूरा होता है, भोजन जानते ही हैं। जलपानम नाश्ता हो जाएगा, इसका अर्थ बता रही हूँ। इसके बाद देखिए 12 नंबर, यावत जीवनम तृप्ति कया भवति। क्या चीज़ जीवन में सबसे ज़्यादा संतुष्टि लाती है? तो पेप्सी पानम, पेप्सी का पान करना। विद्या अनेन, और कुछ, या फिर इच्छुर रसेन। तो देखिए इसका मतलब समझ लीजिए।
पेप्सी, जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पेप्सी, पान। विद्या जानते हैं अनेन मतलब अन्य कुछ, इच्छुरसा मतलब गन्ने का रस, गन्ने का रस। इसमें क्या सबसे ज़्यादा तृप्ति देता है? तो इसमें जो सबसे ज़्यादा तृप्ति देता है वो है विद्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्या हो जाएगी इसकी। इसके बाद देखिए 12 नंबर, 13 नंबर, कीदृशं धनं कार्यकाले लाभप्रदं न भवति। कीदृशं धनं कार्यकाले लाभप्रदं न भवति। पर हस्तगतम, दूसरे के हाथ में गया धन, मतलब कि इसका अर्थ समझिए, कीदृशं धनम कार्यकाले लाभप्रदं न भवति। किसका धन कार्यकाल के समय लाभप्रद नहीं होता है। पर हस्तगतम, दूसरे के हाथ में गया, निज हस्तगतम, अपने हाथ में, मातु हस्तगतम, पितु हस्तगतम, माता के हाथ में गया धन जो होता है वो कार्य के समय, या फिर अपने हाथ में जो धन होता है वो किसी काम का नहीं। देखिए पर हस्तगतम धनम दिया है ना, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पर हस्तगतम। मतलब दूसरे के हाथ में जब धन चला गया तो वो आपके काम के समय आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर, मानः केषां धनम भवति। मान जो होता है, सम्मान जो होता है वो किसका धन है? महताम, क्षुद्राणाम, पशूनाम, पक्षिणाम। मान जो होता है वो किसका धन है? महताम, महान लोगों का है, क्षुद्र लोगों का है, पशुओं का है, या फिर पक्षियों का है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो इसी पैराग्राफ में दिया हुआ है। मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धम। उत्तमा, उत्तम लोग, ठीक है। महताम, महताम धनम। उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। जो महान लोग होते हैं, देखिए महताम धनम। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा महतान। 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महतान। मान केषां धनम भवति, महताम, महान लोगों का धन है। क्षुद्र, क्षुद्राणाम, क्षुद्र से इसका अर्थ है पशु, तो जानते ही हैं, पक्षी जानते ही हैं, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, इजी सा है ये। 15 क्वेश्चन देखिए, अक्त्वा प्रत्यांत पदम चित्वा लिखत। अक्त्वा प्रत्यय किस में है ये देख कर लिखना है। इच्छन्त में है, या फिर तृप्ति में है, या फिर दृष्ट्वा, या फिर अभिमन्यते। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृष्ट्वा। दृश्य धातु है, दृश्य धातु प्लस कौन सा प्रत्यय पूछा था? अक्त्वा प्रत्यय पूछा था ना, तो अक्त्वा प्रत्यय ये रहा। दृश्य धातु अक्त्वा प्रत्यय से दृष्ट्वा बन गया। अब तृप्ति में तृप प्लस तृप्ति ही, और फिर इच्छन्त में क्या है? इच्छन्त मतलब चाहने वाला। ये नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग, प्रथम पुरुष, बहुवचन, बहुवचन का है, ठीक है। इच्छत, इच्छता, इच्छन्ति, चाहने के लिए चलता है लट लकार। उसके बाद दृष्टवा पता ही चल गया। अभिमन्यते ये आत्मनेपद, लट लकार, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, ठीक है। ये इसका हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से अगर शिक्षण के क्वेश्चंस आपके, कस्मिंश्चित् पाठे उपस्थितस्य चित्रस्य प्रतिकृतिः वा कथं प्रयोगः क्रियते। किसी पाठ में मौजूद किसी व्यक्ति की जो चित्रस्थ सचित्र
प्रतिकृति का उपयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, मतलब किसी पाठ में जो उपस्थित चित्र होता है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। एतत् पुस्तकस्य अदृश्य संकल्पना नाम अवबोधे सहायं करोति। यह हमें पुस्तक की अदृश्य अवधारणाओं को समझने में मदद करता है। बी नंबर, पाठस्य रचना कठिना भवति किंतु तस्य चित्राणाम अंकनम सरलम। पाठ की रचना करना कठिन है लेकिन इसके चित्र बनाना आसान है। पाठ्यपुस्तकेषु पाठेषु च प्रतिकृतीनाम उपस्थिते इदानीं चलनम अस्ति। अब पाठ्यपुस्तकों और पाठों में प्रतियों की उपस्थिति की ओर रुझान बढ़ जाता है। एतत् पाठ्यपुस्तकम आकर्षकम करोति। जो पाठ्यपुस्तक को क्या करता है, आकर्षक बनाता है। तो यहाँ पर देखिए चित्रण लेखन की बात कही गई है। चित्रस्थ प्रतिकृति ही, चित्र कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो देखिए चित्र जो है वो आकर्षक होने से छात्रों में जो है छात्रों की रुचि बढ़ती है पुस्तक को पढ़ने में। जब बुक पढ़ेंगे बच्चे प्राथमिक स्तर के, तो जब उसमें चित्र होंगे तो वो क्या होंगे, उनके अंदर और ज़्यादा रुचि बढ़ेगी। तो ये क्या करती है कि जो पुस्तक होता है उसके अंतर्निहित अदृश्य संकल्पनाओं को समझाने में सहायक होती है। चित्र जो है दिया हुआ है और इसमें जो क्या करती हैं, यह पुस्तक अदृश्य संकल्पना नाम, कुछ चीज़ें होती है नहीं दी हुई है, नहीं लिखी हुई है, तो जो अदृश्य संकल्पना है उसको अवबोध मतलब उसको समझाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। पाठ्यपुस्तक आकर्षित होती हैं और यह बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है। उसमें जो चित्र होते हैं वो उससे बच्चे की रुचि बढ़ती है। और इसका जो मुख्य जो है वो चित्र का जो मुख्य कार्य है वो है कि ये पुस्तक में जो अंतर्निहित अदृश्य जो दिखाई न देने वाली संकल्पनाएं हैं उनको क्या है, समझाने में सहायता करती है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, पाठस्य रचना कठिना भवति, पाठ की रचना कठिन होती है तो चित्र जो है उस सरल बनाते हैं। नहीं, ये गलत है। या फिर पाठ्यपुस्तकेषु पाठेषु च प्रतिकृति उपस्थिते इदानीं चलनम, पाठ्यपुस्तक और पाठों में जो प्रतियां हैं उसको उपस्थित रूप से उनमें रुझान जो है बच्चों का होता है, ये भी गलत। एतत् पाठ्यपुस्तकम आकर्षकम करोति, आकर्षक बनाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद देखिए 17, छात्रान् उत्कृष्ट लेखकान् कर्तुं शिक्षकः कुत्र अधिकं ध्यानं दद्यात् यस्य महत्त्वं सर्वाधिकम् अभिव्यक्तिः। जो छात्र होते हैं, छात्रों को उत्कृष्ट लेखक बनाने के लिए शिक्षकः कुत्र अधिकं ध्यानं दद्यात्, शिक्षक जो है वो शिक्षक को क्या अधिक ध्यान देना चाहिए, जो यस्य उनके लिए महत्तमम सर्वाधिकम, उनके लिए महत्वपूर्ण हो, उनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। मतलब छात्रों को उत्कृष्ट लेखक बनाने के लिए शिक्षक को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। तो देखिए अभिव्यक्ति करना चाहिए, अभिव्यक्ति देने में उसको समर्थ बनाना चाहिए। फिर शब्दावधि के बारे में जो है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हस्ताक्षरम, हाथ से लिखने में, फिर व्याकरण में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति। छात्र को उत्कृष्ट लेखक बनाने में जब बच्चा, लेखक का मतलब क्या होता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति इस प्रकार करे कि सामने वाला जो श्रोता है वो अच्छे से उसको समझ पाए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, शब्दावधि, शब्द की अवधि बढ़ा देना नहीं, हस्ताक्षर करना नहीं, व्याकरण बिल्कुल नहीं। तो जब बच्चा जो है वो अपने भाव को लिख कर स्पष्ट करता है तो इससे क्या होता है, ये सार्थक हो जाता है। ठीक है, भाव प्रकाशन में बच्चा जो है बोल कर या लिख कर अपने भाव को स्पष्ट करता है। और जो है लिखित रूप से जब बच्चा कुछ लिखेगा तो वो सामने वाले को अपनी बातों को अच्छे से समझा सकता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए डिसलेक्सिया इति अस्ति क्या है। गणितीय विकार है, पठन विकार है, मानसिक विकार है, व्यवहारिक है। देखिए सुबोपली, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ये सारे 4 कौशल हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डिसलेक्सिया से क्या होता है। डिसलेक्सिया से बच्चा जो है वो पढ़ने में, ठीक है, डिसलेक्सिया क्या करती है, वो पठन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है जिसमें बच्चा जो है वो अटक अटक के पढ़ता है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। गणितीय विकार क्या हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया हो जाएगा। ये एक डिस्कैलकुलिया, ठीक है, ये डिस्कैलकुलिया, ये गणितीय विचार। इस तरह मानसिक विकार और व्यवहारिक विकार भी होता है। इसके बाद 19 नंबर देखिए, एकस्य पाठस्य पठन समये अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम। पाठ को पढ़ते समय यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, अधोलिखितेषु किम अत्यावश्यकम, इसमें सबसे जो उत्तम उपाय है वो क्या होना चाहिए पाठ को पढ़ते समय। पाठस्य और अर्थ अवबोधन, पाठ का अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। शीघ्रतया पठनम, जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। या फिर विराम चिन्ह को शुद्ध तरह से प्रयोग करना चाहिए। एक पाठ के पठन के समय निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक, यहाँ पर जो दिया हुआ है इसमें से क्या आवश्यक है। पाठ को का अर्थ जानना आवश्यक है। पाठ के जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ जानने में आप सक्षम हो। या फिर जल्दी जल्दी पढ़ना चाहिए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर सबसे हो जाएगा वो हो जाएगा पाठस्य अर्थबोधः। पाठ को पढ़ने का मतलब तभी निकलेगा सार्थक जब आप उस पाठ के अर्थ का ज्ञान जान सकोगे। ठीक है, अर्थ अवबोध जो होता है इससे पठन कौशल में विविध चरणों में सक्षम, मतलब बच्चा जो है वो अर्थ को जानकर पाठ को अच्छे से वो समझ सके। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। द्वितीय कक्षाया शिक्षिका तताशा छात्राणां शब्दभण्डार वर्धने बहुबलं ददाति। शब्दभण्डार वृद्ध्यर्थः तया कः उपायः अवलम्ब्यते। दूसरी कक्षा की शिक्षिका ताशा जो है वो छात्रों की शब्दावली बढ़ाने पर बहुत जोर देती है। शब्दावली बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उसको। प्रत्येकम नूतनस्य कठिनस्य व शब्दस्य कृते छात्रा शब्दकोशः पश्यन्तु। प्रत्येक नए व कठिन शब्द के लिए छात्रों के शब्दकोश में देखने को कहें। बी नंबर, छात्रा पाठे प्रत्येकम नूतन शब्दस्य अधोरेखांकनं कुर्वन्तु तथा च तान् कंठस्थीकर्तुं। मतलब छात्रों से पाठ में प्रत्येक जो नए शब्द हैं उनको रेखांकित करो और उनको याद करो। तो याद करना तो NCF 2005 बिल्कुल मना करता है, तो याद करना तो कंठस्थीकरण हो ही नहीं सकता। नूतन पाठस्य पठनात् पूर्वं छात्रैः सर्वे शब्दाः स्मर्तव्याः। विद्यार्थियों को नया पाठ पढ़ने से पहले ही शब्द याद कर लेने चाहिए। नहीं याद करना बिल्कुल गलत। या फिर दत्त संदर्भे छात्राः नूतन शब्दानाम् अर्थानाम् अनुमानं कुर्वन्ति। दिए गए संदर्भ में जो नवीन शब्द हैं उनके अर्थ का अनुमान लगाना। इससे क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा बच्चे के। जब बच्चे को संदर्भ दिया गया है, बच्चा नए नए शब्दों को जानकर खुद से अर्थ लगाने का अनुमान लगाएगा। तो ये जब ये सब आए अर्थ का अनुमान लगाना, तो ये पॉजिटिव शब्द होते हैं। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जब भी आपको ये सारे शब्द मिलते हैं तो उसको वो राइट हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। नूतन काठिन्यस्य व शब्दस्य कृते छात्रा, मतलब कठिन शब्द के लिए छात्रों शब्दकोश को देखने के लिए कहें। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा कि जो शिक्षिका है ताशा शब्द भंडारण में
वृद्धि करने के लिए, शब्दावली को बढ़ाने के लिए जोर देती है। तो शब्दावली को बढ़ाने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? नए नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना चाहिए। इसके बाद देखिए 21, द्वितीय कक्षायाः शिक्षिका कक्षायां भावभङ्गिमया अभिव्यक्त्या च सह एकां बहुरुचिकरां कथां श्रावयति। ततः अनन्तरं सा काञ्चन छात्रान् तां कथां शब्दैः पुनः कथयितुं निर्दिशति एवं सा आकलनं करोति। तो देखिए द्वितीय कक्षा की शिक्षिका कक्षायां भावभंगिमा, कक्षा में भावनाओं और अभिव्यक्ति के साथ जस एकाम बहुरुचिकराम, एक बहुत ही रुचिकर कथा को सुनाती है। ठीक है। उसके बाद कहता है तथा अनंतरम, इसके उपरांत सा कश्चान छात्रान ताम कथांश शब्दैः पुनः कथयितुं निर्दिशन्ति, वह विद्यार्थियों को इस कहानी को अपने शब्दों में दोबारा सुनाने के लिए का निर्देश देती है। एवं सा आकलनम करोति, वह क्या करने का आकलन कर रही, मतलब क्या आकलन करना चाहती है, क्या अनुमान लगाना चाहती है। एक पठन बोधनस्य, पाठ का ज्ञान कराना चाहती है, लेखन का, श्रवण का या फिर संभाषण का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर सी नंबर, श्रवण और बोधन। मतलब सुनकर बालक क्या समझ रहा है। द्वितीय कक्षा में जो शिक्षिका है वो कक्षा में क्या करती है, पहले बच्चों को जो है वो भावभंगिमा और अभिव्यक्ति के साथ एक रुचिकर कहानी सुनाती है, कथा सुनाती है। ठीक। फिर कहती है कि बच्चों तुम उसे जो है कहो। तो इससे क्या होगा, इससे उसकी भाषा कौशल का विकास होगा। उसका बहुमुखी जो है वो जो टीचर जो बहुमुखी प्रयास करने का कार्य कर रही है बच्चों से, इससे क्या होगा, जब बच्चा जो है श्रवण सुनकर उसका ज्ञान करेगा तो इससे क्या होगा, अशुद्धियाँ दूर होंगी, भाषाई व्यवहार के अवसर पर उसको प्राप्त होंगे। ठीक है। तो ये जो श्रवण कौशल है इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणावबोधस्य। राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रवणावबोधस्य। इसके बाद देखिए 22, कक्षायां मुद्रण समृद्ध वातावरणम इत्यस्य अभिप्राय। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बनाने के लिए क्या अभिप्राय करना चाहिए, कक्षा में मुद्रण विधि वातावरण को जो है करने के लिए क्या करना चाहिए। मुद्रण विधि क्या होता है, जैसे कि निर्देश देना, चित्र आदि का उपयोग करके समझाना। ठीक है। सहायक सामग्री के रूप में किया गया जो बच्चों को जो दिया गया ज्ञान होता है, सहायक सामग्री के साथ जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है उसको बोलते हैं मुद्रण समृद्ध वातावरण। प्रासंगिक सामग्री से चित्र, मानचित्र आदि को शामिल करके जब बच्चे को पढ़ाया जाता है तो इसमें जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट, स्थूलतरैः अक्षरैः वर्णमालायाः स्फुरक पत्राणां भित्तिषु आलेपनम। मतलब जो कक्षा में सभी जगह मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए वर्णमाला हैं, वर्णमाला के जो स्फुरक पत्र चिपकाए गए हैं, स्थूलतरे अक्षरे वर्णमालायाः स्फुरक पत्राणां भित्तिषु आलेपनम, या फिर सुंदर कविता भी तासाम चित्रैः च भित्तीनां आलेपनम। कक्षा में जो दीवार पर सुंदर सुंदर कविताएं तथा उनसे संबंधित चित्र जो बने हुए हैं उनसे ये अभिप्राय है। फिर कक्षा में भित्त्याः रंगिता, कक्षा की जो भित्तिया दीवार है उसको रंगना, ये उपाय है। फिर पाठिते विषयेण पाठितेन विषयेण संबंधितानां लिखित सामग्रीणां भित्तिषु आलेखनम। या फिर ये मतलब इसका हो जाएगा कि लिखित अथवा चित्रण सामग्रियों को कक्षा के दीवारों पर चिपकाना ही मुद्रण
समृद्ध वातावरण होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा कि इसका ये अर्थ हो जाएगा डी नंबर कि कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण क्या होना चाहिए। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट से अभिप्राय है कि जो लिखित अथवा चित्रित सामग्री है, पाठ्येय विषयण संबंधित लिखित सामग्री जो है, पाठ से संबंधित जो लिखित सामग्री है उनको क्या करना, कक्षा में दीवारों पर चिपकाना, ये ही मुद्रण समृद्ध वातावरण कही जाती है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 23 प्रथम कक्षाया भाषा पुस्तके आदौ वर्णमाला दीयते यतः द्व्यक्षर शब्दा अनन्तरं त्रयक्षर शब्दा अनन्तरं च कथां कविताः च एवं पुस्तके का पद्धति अनुसृता। कक्षा में प्रथम कक्षाया भाषा पुस्तके, प्रथम कक्षा की भाषा पुस्तक में आदौ वर्णमाला दिए थे। पुस्तक में सबसे पहले वर्णमाला, उसके बाद 2 अक्षर वाले शब्द, फिर 3 अक्षर वाले, अनंतरम त्रय अक्षर शब्द, 3 अक्षर वाले शब्द, अनंतरम च कथा कविता च, उसके बाद जो है वो कथा और कविता है। एवं पुस्तकम का पद्धति अनुसृता, ये किस पद्धति को अनुसृत कर रही है, मतलब इस पुस्तक में किस प्रकार की पद्धति का पालन किया गया है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन देखिए, अनुशासनात्मक पद्धति, अनुशासन पद्धति है। ये अनुशासन पद्धति क्या होती है, एक विषय से संबंधित अन्य विषयों का समावेश करके पाठ्यक्रम का निर्माण करना। ठीक, एक से संबंधित जो दूसरा है उसमें समावेश करके समझाना। पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या होती है, फ्रेमवर्क। ठीक है, जो NCERT के द्वारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF दस्तावेज में जो प्रकाशित हैं, इसमें बाल केंद्रित पाठ्यक्रम है। ठीक है, इन सबको जो है वो उसके थ्रू पढ़ाना, या फिर ऊर्ध्वगामी पद्धति, सरल से जटिल की ओर ऊर्ध्वगामी पद्धति कहते हैं। पहले सरल विषय को पढ़ाया जाता है, फिर कठिन विषय को पढ़ाया जाता है। या फिर अधोगामी में क्या होता है, कविता के माध्यम से भाषा के प्रति रुचि जागृत की जाती है। ठीक है, फिर विषय की ओर आकृष्ट किया जाता है। क्या कि पहले कविता पढ़ाई जाती है, उसके माध्यम से भाषा के प्रति रुचि, बच्चे की जब रुचि जागृत हो जाएगी तो विषय की ओर उसका ध्यान लाया जाता है, फिर विषय पढ़ाया जाता है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि जो भाषा पुस्तक है उसमें जब ये सब चीज़ें दी हुई हैं, दो अक्षर दिया फिर 3 अक्षर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, सरल से कठिन, पहले सरल चीज़ें पढ़ाई जा रही फिर कठिन चीज़ें पढ़ाई जा रही, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक पठनगत समस्या। पठनगत समस्या क्या है, डिस्कैल्कुलिया है, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। तो देखिए एक ही में 2 बार क्वेश्चन आया। ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना ही है, ये जितने विकार हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया, ठीक है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डिस्ग्राफिया यहाँ पर देखिए, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया आपके लेखन से संबंधित है। लेखन विकार होता है, बच्चा लिख नहीं पाता है। डिसलेक्सिया क्या होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा, डिसलेक्सिया पठन विकार हो जाएगा। ठीक है, डिस्फोरिया कोई विकार नहीं है, और जो डिस्कैल्कुलिया है वो गणितीय विकार है, गणितीय विकार है। ठीक है, तो इसमें जो पठनगत विकार है वो डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए कक्षायाम लेखनस्य प्रारंभम कर्तुम शिक्षकः। शिक्षक कक्षा में लेखन आरंभ के लिए क्या करता है, विद्यालयम आगमनात् पूर्वं विभिन्नान परिच्छेदान पठितुम छात्रान् निर्दिश्यत। लेखन कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो शिक्षक है वो छात्रों को स्कूल में आने से पहले विभिन्न पैराग्राफ पढ़ने का निर्देश देता है कि तुम पहले घर से पैराग्राफ को पढ़ के आना। सुंदर हस्ताक्षरेण लिखितुम, सुंदर हस्ताक्षर में लिखने को कहता है। विषयोपरि मंथनं कृत्वा, विषय के विचार में मंथन करके निर्माणम कर्तुम, विचारणाम निर्माणम कर्तुम छात्रान् निर्देशयत्। छात्रों को ऐसा कहता है कि विचार बना के लाना।
अपने विचार इस पर प्रकट करना। या फिर विद्यार्थियों को कृष्ण फलक विषयोपरि लिखितम परिच्छेदम अनुलेखितुम छात्रा निर्देश दिया। विद्यार्थियों को विषय पर पैराग्राफ को ब्लैक बोर्ड पर लिखने का निर्देश देता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विषयों पर मंथनम कृत्वा विचाराणां निर्माणम कर्तुम छात्रान् निर्देशयत्। आप एक काम करना, आप घर से अपने विषय जो आप पढ़ने वाले हो विषयों पर मंथन करके विचारों का निर्माण करोगे, ठीक है, ऐसा निर्देश देता है। तो कक्षा में लेखन से पूर्व शिक्षक जो है छात्रों को विषय का मंथन करके विचारों के निर्माण के लिए निर्देश देना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम विधि है। इसके बाद देखिए 26 बालेन मातृभाषा अधिग्रहणम भवति मुख्यतया। बालक जो होता है उसके द्वारा मातृभाषा का अधिग्रहण करना मुख्य रूप से क्या होता है? लेखन होता है, औपचारिक शिक्षण व्यवस्था होती है, श्रवणेन या फिर संभाषणेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणेन, क्योंकि बच्चा जो है बालक जब मातृभाषा को अधिग्रहण किए रहेगा, ठीक है, अधिग्रहण किए रहेगा बच्चा मातृभाषा को, तो वो जब सामने वाला बोलेगा तो उसको सुनने में वो सक्षम हो पाएगा। तो ये बालक के लिए बहुत ही उपयुक्त विधि है। मातृभाषा क्या करती है? वो अधिग्रहण मुख्य रूप से श्रवण से प्रभावित होती है। मातृभाषा का अधिग्रहण मुख्य रूप से श्रवण से, सुनने से प्रभावित होता है। इसके बाद देखिए उत्पादन कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। उत्पादन कौशल में किसका समावेश सर्वोपरि है? लेखन संभाषणे, श्रवण संभाषणे, पठन लेखन, पठन श्रवणे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेखन संभाषणे। श्रवण और पठन जो है उसका उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए, श्रवण और पठन सूचना प्राप्त करने के लिए हो जाता है, ठीक है। और जो दो कौशलों में ग्रहणात्मक कौशल, इन दो कौशलों को ग्रहणात्मक कौशल भी कहा जाता है, श्रवण और पठन को, ठीक। दूसरी ओर संभाषण और जो लेखन होता है, ये श्रवण और लेखन जो हो जाता है, श्रवण और लेखन ये दोनों क्या हो जाते हैं? ये दोनों हैं ग्रहणात्मक। संभाषण और लेखन क्या है? संभाषण और लेखन ये दोनों उत्पादक हैं। संभाषण और लेखन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि संभाषण और लेखन ये दोनों जो होते हैं वो उत्पादक कौशल होते हैं, ठीक। उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं? संभाषण और लेखन, इसको याद करके रखिएगा। इसके बाद तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, लेखन संभाषणे। इसके बाद देखिए करुणा नाम्ना तृतीय कक्षायाः शिक्षिका एकां कविता पाठयित्वा कक्षा छात्रान् किञ्चित् कार्य ददाति। अधोलिखितेषु किं कार्यं तथा तया दीयताम् येन छात्राः सक्रियरूपेण भागग्रहणं कुर्युः। करुणा नाम की तीसरी कक्षा, करुणा जो है वो तीसरी कक्षा की शिक्षिका एक कविता को, करुणा नाम की तृतीय कक्षा की शिक्षिका एकाम कविताम पाठयित्वा एक पाठ पढ़ाती है, कविता का पाठ पढ़ाती है। कक्षा छात्रान् किंचित कार्यम ददाति, और कक्षा में छात्रों को कुछ काम देती है। अधोलिखितेषु किम कार्यम तया दीयताम येन छात्रां सक्रिय रूपेण भाग ग्रहणं कुर्युः। उसे विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से भाग लेने के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य देना चाहिए? तो देखिए पहला है यथा पाठे दत्तम अस्ति तथा कवितायाः प्रत्येकं पंक्ते कंठस्थीकरणं कर्तुं छात्रेभ्यः निर्देशयत्। छात्रों को पाठ में दी गई कविता की प्रत्येक पंक्ति को याद करने का निर्देश दें।
इससे जो है बच्चे का सक्रिय रूप से भाग हो पाएगा उसमें। या फिर कविता में नवीन शब्दों को प्रयोग, जो भी नवीन शब्द प्रयोग हैं, वाक्य निर्माणम छात्रेभ्यः निर्दिशत, छात्रों को ऐसा निर्देश दें कि उससे उनका वाक्य निर्माण करें। फिर कवितायाः अन्ते प्रदत्तानां प्रश्नानां उत्तरं लेखितुं छात्रेभ्यः निर्देशयत्, विद्यार्थियों से कविता के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने को कहें। या फिर समूहे विभज्य कवितायाः स्वव्याख्यां दातुं छात्रेभ्यः निर्देशयत्, समूहों में विभाजित करें और छात्रों को कविता की अपनी व्याख्या देने के लिए निर्देशित करें। तो ये 28 है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर, कि जो बच्चा है उसे विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से किस तरह भाग लेंगे, तो उन्हें ऐसा कार्य देना चाहिए कि समूह में विभाजित हो जाओ, समूह में विभाजित करके कविता की व्याख्या अपने शब्दों में करो। तो जब अपने शब्दों में करेगा तो उसके अंदर के भाव जो है वो पता चलेंगे कि वो उस टिप्पणी पर, उस कविता पर क्या व्याख्या देता है अपनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, समूहे विभज्य कवितायाः स्वव्याख्यां दातुं छात्रेभ्यः निर्देशयत्। इसके बाद देखिए 29, भाषायाः अधिग्रहण विषये का उक्तिः समीचीनः, भाषा अधिग्रहण के बारे में कौन सा कथन समीचीन है। प्रत्येकं बालस्य भाषा अधिग्रहणस्य जन्मदाता शक्तिः अस्ति, प्रत्येक बच्चे में भाषा अधिग्रहण की जन्मजात शक्ति होती है। बाला विभिन्न स्रोतेभ्यः भाषाया अधिगम कुर्वन्ति, बच्चे विभिन्न स्रोतों में भाषा सीखते हैं। भाषाम् अधिग्रहीतुं बालानां जन्मजाता शक्ति नास्ति, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। जब बच्चे स्कूल फिर यहाँ पर यदा बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति, जब बच्चे स्कूल आते हैं, तदा ते भाषाया अधिगमनं कुर्वन्ति, तब वो भाषा को सीखे होते हैं। ठीक है, तदा ते भाषाः अधिगमनं कुर्वन्ति, बच्चे स्कूल आते हैं तो वे भाषा सीखते हैं। तो जो भाषा अधिग्रहण विषय में जो सबसे समीचीन है वो हो जाएगा कि जो प्रत्येक बालक से भाषा अधिग्रहण से जन्मजात शक्ति, चौमस्की जी ने कहा है ना कि भाषा जो होती है, भाषा अधिग्रहण जो होती है वो बच्चा जन्मजात रूप से सीखता है। तो प्रत्येकं बालस्य भाषा अधिग्रहण से जन्मजाता शक्ति अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बाला विभिन्न स्रोतोभ्यः भाषायाम् अधिगमनं कुर्वन्तु, नहीं ये नहीं होगा। सी नंबर, भाषा अधिग्रहीतुं बालानां जन्मजाता शक्ति नास्ति, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जन्मजात शक्ति होती है। यहाँ पर है कि यदा बाला विद्यालयम् आगच्छन्ति, जब विद्यालय आते हैं तभी भाषा सीखते हैं, नहीं, वो बच्चे घर से भाषा सीख के आते हैं। एकस्याः भाषायाः अधिगमनार्थम् अधस्तनेषु कस्य महत्वं सर्वाधिकम्, किसी भाषा को सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। पुस्तकानां पठनं, चलचित्राणां नाटकानां व प्रेक्षणं, फिल्में या नाटक दिखाना, पुस्तक पढ़ना, इससे जो है भाषा का अधिगम होता है, भाषा सीखने के लिए उपयुक्त होती है। या फिर शिक्षा अध्यापन सामग्रीणाम उपयोग, शिक्षण एवं शिक्षण सामग्री का उपयोग करना, TLM का उपयोग करना, या फिर सामाजिक संवाद का प्रयोग करना। अब ये TLM क्या होता है, TLM मतलब ग्राफ, स्केल, ये सब चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो भाषा का अधिगम कैसे होता है, पुस्तक को पढ़कर, या फिर चलचित्र नाटक को देखकर, या फिर TLM के साथ, या फिर सामाजिक संवाद के साथ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष सामाजिक संवाद जो है वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, बच्चा अनुभूत करके सीखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। आज के क्वेश्चंस यहीं पे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा।